ओके, आप लोग म्यूट रखना, वीडियो और ऑडियो। सोशल इंश्योरेंस एंड दी अलाइड सर्विसेज। ये फुल नेम है इसका, एग्जाम में पूछा गया था एक बार। तो इनकेस अगर एग्जाम में दोबारा आएगा तो प्लीज आप लोग गलत मत कर देना। इसको कब पब्लिश किया गया था? 1942 में। जो विलियम बेवरेज थे, इन्होंने यूके की पार्लियामेंट के अंदर इस रिपोर्ट को इन्होंने प्रस्तुत किया, एक प्रॉपर तरीके से एक डॉक्यूमेंट बनाया और उसको प्रेजेंट किया यूके की पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है। और उन्होंने बताया कि उस टाइम पे यूके के अंदर, ठीक है, जो भी मतलब बोल सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स थी सभी क्षेत्रों में, तो उन्होंने कहा कि अगर हम सही तरीके से बदलाव चाहते हैं, सामाजिक पुनर्निर्माण चाहते हैं, सोशल रिकंस्ट्रक्शन चाहते हैं, इन्होंने टर्म यूज की सोशल रिकंस्ट्रक्शन, सामाजिक पुनर्निर्माण की जो नींव जो थी इनके द्वारा डाली गई। इन्होंने कहा कि अगर हम ये जो जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, इन्होंने कहा कि अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो समाज के अंदर जो हम बदलाव चाहते हैं, जो सोशल इंस्ट्रक्शन चाहते हैं, उसको हम कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो एक काइंड ऑफ एक सिस्टम था, दैट इज सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर। जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे एक्ट हैं अभी, जैसे कि जो अंडर प्रिविलेज कैटेगरीज है, एससी है, एसटी है, या फिर डिसेबल्ड पर्सन है, फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उनके लिए सरकार बहुत सारे कानून बनाती है, लॉ बनाती है, पॉलिसी बनाती है, वेलफेयर स्कीम्स बनाती है। तो यूके के अंदर उस टाइम पे उन्होंने बताया कि ये जो डॉक्यूमेंट है सोशल इंश्योरेंस एंड द अलाइड सर्विसेज, इसके माध्यम से उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि यूके को एज अ वेलफेयर स्टेट बनाना, सोशल वेलफेयर स्टेट बनाना, तो उन्होंने कहा कि हमें समाज की जो सबसे बड़ी बुराइयां हैं, सबसे बड़ी, जो कि इन्होंने इसमें नाम दिया जाइंट, 5 जाइंट की इन्होंने चर्चा की, या आसान भाषा में बोले तो 5 बड़ी समस्याएं जो उस टाइम पर यूके के अंदर थी। तो ये तो मतलब वो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा तो समझ में आएगा। इन्होंने कहा कि अगर सामाजिक एज ए सोसाइटी हमको प्रोग्रेस करना है, तो हमको ये 5 बड़ी समस्याओं को फोकस करना पड़ेगा। अगर हम इनको एड्रेस कर पाते हैं तो हम समाज के अंदर एक सोशल रिकंस्ट्रक्शन, सामाजिक पुनर्निर्माण कर पाएंगे। ठीक है, तो 5 बड़ी बड़ी समस्याएं कौन सी हैं, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। पहला इन्होंने बताया कि बांट। बांट मतलब जरूरत। ओके। इसका मतलब क्या, इन्होंने कहा कि भाई अ, समाज के अंदर जो है लोगों की इनकम नहीं है, पैसे नहीं है, तो कहीं ना कहीं देर इज अ नीड फॉर एडिक्वेट इनकम टू ऑल। अगर सबके पास इनकम होगा, सब पैसे कमाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो बड़ी समस्या है वो खत्म हो जाएगी। दूसरी इन्होंने बताई डिजीज, बीमारी। फिर उन्होंने प्रोविजन डाला कि देर इज अ नीड फॉर एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर। जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे अभी नए नए हॉस्पिटल खोल रहे हैं, पीएमसी है या बाकी डिफरेंट है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर में। तो हेल्थ केयर टू ऑल, तो हम इसको एड्रेस कर पाएंगे, सबसे बड़ी समस्या। तीसरी बड़ी समस्या बताई इन्होंने इग्नोरेंस, कि चूंकि लोगों के पास ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, अज्ञान है, अज्ञानी है। तो जब अज्ञानी होंगे, मतलब पढ़े नहीं होंगे, नॉलेज नहीं होगा उनके पास, तो वो पैसा कैसे कमाएंगे, वो रोजगार कैसे करेंगे, उनके पास कुछ होगा ही नहीं, स्किल नहीं होगी। तो अगर हम उनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू ऑल, जैसे इंडिया के अंदर स्कीम मतलब गवर्नमेंट के द्वारा एक्ट लाया गया, आरईटी है उसमें, इसके अलावा बाकी के डिफरेंट एक्ट हैं, इसमें उन्होंने बताया कि भाई सबको शिक्षा चाहिए, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से सबको पढ़ाना है। तो अगर सभी एजुकेटेड होंगे, सब पढ़ेंगे, तो कुछ ना कुछ काम करेंगे, स्किल्स होगी, नॉलेज होगा, तो वो कुछ ना कुछ अपनी अर्निंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो इजिल तरीके से समस्याओं से निकल सकते हैं, पॉवर्टी से निकल सकते हैं। चौथ और फोर्थ नंबर का इन्होंने बताया, दैट इज द स्किलर, जिसको बोलते हैं डर्ट। ओके, डर्ट मतलब यहाँ हुआ हाउसिंग, शेल्टर। जैसे कि इंडिया के अंदर स्कीम है ना, अब प्रधानमंत्री आवास विकास योजना या डिफरेंट स्कीम, जिसके माध्यम से वो लोग स्लम एरिया में या बाकी जो गरीब लोग होते हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, घर बना करके देते हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जो कि झोपड़ी में रहते हैं या रास्ते में रहते हैं, रोड पर रहते हैं, तो अगर हम उनको शेल्टर प्रोवाइड करा देंगे तो कम से कम ये समस्या कम हो जाएगी। नेक्स्ट है इसमें आइडलनेस, आलस्य। आलस क्यों आएगा, कुछ काम नहीं होगा तो आलस आएगा। अगर लोगों के पास रोजगार होगा तो अगर तो काम करेंगे वो, एम्प्लॉयमेंट, देयर इज नीड फॉर एम्प्लॉयमेंट। ओके, रोजगार की जरूरत है। तो 5 बड़ी समस्याओं की इन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम ये जो भी 5 बड़ी समस्याओं को अगर हम एड्रेस कर पाते हैं, सो चेंज कर पा सकते हैं, तो यूके को एज ए हम सोशल वेलफेयर स्टेट डेवलप कर सकते हैं और समाज के अंदर लगातार सोशल प्रोग्रेस ला सकते हैं। 5वां समझ में आ गया?
बोलिए। अब अच्छा क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा है इन्होंने। बोला है कि लेट 19th सेंचुरी और जो सीओ सोसाइटी की उनके जो लीडर्स हुआ करते थे, उनका मानना था कि जो पॉवर्टी है उसका जो कारण है इग्नोरेंस है, इनकम्पिटेंस है, आइडलनेस है, इंटेम्परेंस है और इनोरेंस है, इनोसेंस। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि देखो, इनोसेंस मासूमियत तो कोई लेना देना होता नहीं ना गरीबी से, मासूम तो अमीर भी हो सकता है। तो कॉज ऑफ पॉवर्टी मासूमियत नहीं हो सकती है, तो ई नहीं होगा। ई अगर नहीं होगा तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, जहां जहां ई लिखा है उसको हटा दीजिए। देखो आंसर आ गया। सो आपको कोशिश करना है कि एलिमिनेशन मेथड यूज करो। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, पूरे ऑप्शन पढ़ लो, फिर नीचे के ऑप्शंस देख लो। फिर आप देखो कि इनमें से कौन सा हो ही नहीं सकता। कभी कभी ऑप्शन ऐसे दिए रहते हैं कि उनमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसका कोई लिंक ही नहीं होगा क्वेश्चन के साथ। तो वो कैसे आपको समझ में आएगा, जब आप पढ़ेंगे। जब आपको समझ में आएगा कि ये ऑप्शन हो नहीं सकता, कॉमन सेंस यूज करेंगे, तो आपका आंसर भी आसानी से निकल सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। इनटेम्परेंस का मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाना, जैसे कि ड्रग लेना, ड्रिंकिंग करना, इस प्रकार की चीज़ें, इससे गरीबी बढ़ती है। जैसे आपने देखा होगा, जो गरीब लोग होते हैं वो ड्रग मतलब शराब भी पीते हैं, सस्ते नशा करते हैं, तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ इंपैक्टेड होती है। उसमें खर्चा जाएगा, बहुत सारा पैसा हेल्थ में चला जाएगा, ठीक है, दवाई में। तो फिर वो कहीं जो विशेष साइकिल होती है पॉवर्टी की, उसमें वो उसी में रहते हैं, हमेशा निकल नहीं पाते। तो दीज आर द थिंग्स। वो आपका आएगा इनटेम्परेंस। मतलब हुआ कि एक्सेसिव इंडल्जिंग इन एक्टिविटी, इससे पॉवर्टी और बढ़ती है, चाहे वो ड्रग हुआ, ड्रिंकिंग हुआ या बाकी चीजें, उससे हो सकता है, उससे पॉवर्टी बढ़ती है, आइडलनेस से बढ़ती है। मैंने अभी बताया। इनकम्पिटेंस का मतलब होता है क्षमता नहीं होगी, नहीं स्किल्स नहीं होगी, तो फिर लोग काम नहीं करेंगे, तो पैसा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं गरीबी रहेगी। इग्नोरेंस का मतलब अज्ञान की वजह से। तो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? बोलिए। देखो, इसलिए मैंने पहले ही क्लास में बोला था कि हम लोग जो है पीवाई को डिस्कस करेंगे। अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि देखो, जितने भी जो थ्योरी वाले पार्ट होते हैं ना, जैसे कि जो थ्योरी है वो तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर ही रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और जो रिकॉर्डेड है वो आपके पास है ही। उससे ये होगा कि एक तो आप पूरा हमको दोबारा डिस्कस नहीं करना पड़ेगा, टाइम बचेगा। और जो इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है वो हम लोग क्लास में डिस्कस कर ही रहे हैं साथ साथ में। जैसे इसमें इसके माध्यम से हमने बेवरेज वोट पढ़ लिया, उसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने जो 1601 का एलिजेंस पुअर लॉ था उसको पढ़ लिया था। ऐसे करके बाकी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हर एक यूनिट के, हर एक चैप्टर के, वो तो हमारे क्लास में कवर होंगे ही होंगे। सो थ्योरी भी कवर होगी, साथ साथ में पीवाई को डिस्कस होगा, और क्वेश्चन कैसे आंसर देने होते हैं वो भी आप हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एक ओवरऑल हमारी तैयारी साथ में एक साथ चलेगी, ना कि केवल सेपरेटली या तो थ्योरी पढ़ रहे हैं या तो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो वो एक तरीका मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। तो जनरली मैं इसी अप्रोच को फॉलो करता हूँ, जिसमें हमारे पीवाई को डिस्कस होते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ये भी आपको समझ में आता जाता है, साथ साथ में थ्योरी भी डिस्कस होती जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। अभी लगातार बैठना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मुझे, क्योंकि अ, यहाँ पर चेयर नहीं है बैठने के लिए, बेड पर बैठ के ही पढ़ाना पड़ रहा है। आई थिंक 22 सितंबर तक मैं वापस कॉलेज चला जाऊंगा, कैंपस रिटर्न हो जाऊंगा। तो वहाँ पर प्रॉपर सेटअप है पढ़ाने का, तो थोड़ा इजी होता है मेरे लिए भी। अभी बैठ करके बेड पर बैठ कर पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना अच्छे से? सी अभी एक्चुअली 6 मंथ हमारे पास नहीं है, तो थोड़ा आप लोग एक्स्ट्रा टाइम देना पेपर 2 पेपर 1 के लिए, जो मैंने बताया था टाइम टेबल में, कि जितना थोड़ा एफर्ट करोगे तो जल्दी एग्जाम क्लियर हो जाएगा दिसंबर तक। फिर आराम से अपने जो भी काम करना है कर सकते हो। अभी फोकस कर लो थोड़ा स्टडी पर। क्या आंसर होगा? बी। ये आसान क्वेश्चन है। जैसे पहला रिलीजियस चैरिटी बिल्कुल सही लिखा है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें सोशल वर्क के रूट की, जो जड़ है वो रिलीजियस चैरिटी से स्टार्ट हुई, जहाँ पर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे चर्च है, टेम्पल है, या बाकी डिफरेंट रिलीजन के जो संस्थाएं होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनके माध्यम से उन्होंने वो चैरिटी किया करते थे, वो गरीबों के लिए काम करते थे, जो नीडी थे, जो वनरेबल थे सोसाइटी के अंदर।
जो शुरुआत जो थी सोशल वर्क की वो चैरिटी, रिलीजियस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हुई। ठीक है, फिर हुआ आपका सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। उसके बाद फिर जो है मूवमेंट स्टार्ट हुए। जैसे जितने भी मूवमेंट थे इनका काम था कि कैसे समाज के अंदर जो सोशल कुरीतियां हैं, सोशल इश्यूज हैं, उनको हम एड्रेस करें। जो इनजस्टिस हो रहा है कुछ सेक्शन के प्रति, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये सभी मूवमेंट स्टार्ट हुए। इन्होंने एडवोकेसी की कि हम किस प्रकार से पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में। तो पॉजिटिव चेंज लाना, सोशल रिफॉर्म्स लाना, सोशल चेंज लाना, ये भी तो हमारा सोशल वर्क का ही पार्ट है, एक मेथड है। तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स जो मूवमेंट स्टार्ट हुए, उन्होंने समाज के अंदर पॉजिटिव सोशल चेंज लाने की कोशिश की, सोशल जस्टिस इंश्योर करने की कोशिश की। और जो वल्नरेबल सेक्शन था उनको किस प्रकार से हम बाहर ला सकते हैं उस गरीबी से, उसके लिए काम किया। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से क्या हुआ कि सभी प्रकार के सभी वर्ग के लोगों को नौकरी मिलना स्टार्ट किया, मतलब काम करना स्टार्ट हुआ, अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके जो सोशल इशू थे, सोशल चैलेंजेस थे, वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है एड्रेस हुए। और जो ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों ने काम करना है, मतलब कोई भी काम कर सकता है, किसी प्रकार का काम कर सकता है। इससे क्या है, पैसा है लोगों की, धीरे धीरे करके वो गरीबी या बोल सकते हैं हेल्प होना स्टार्ट की। सामाजिक चेंज स्टार्ट हुआ, मतलब सोशल चेंज बोल सकते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में क्या है, कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन, संचार क्रांति है। तो इससे भी बहुत सारा जो चेंजेज आए हैं समाज के अंदर। तो उस टाइम पे जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो उससे भी समाज के अंदर बहुत सारे चेंजेज आए। नेक्स्ट है ट्रेंड वर्कर या ट्रेंड वॉलंटियर्स। तो पहले तो वॉलंटियर से स्टार्ट हुए, है ना। जैसे मैंने बताया है कि बहुत सारे, आपने पढ़ा होगा थ्योरी में, जो हिस्ट्री में देखेंगे यूकेएसए के अंदर, तो उन्होंने वॉलंटियर्स डेवलप किए कि जो वॉलंटियर्स हुआ करते थे वो जो भी सोशल इशू हैं, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स सोशल इशू है, उनको उनको लेकर के इंडिविजुअल्स को, नंबर ऑफ पीपल्स को ट्रेनिंग देना, उनको उनको जो बताना कि कैसे हम इनको एड्रेस कर सकते हैं, कैसे इनके चैलेंज को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा है हिस्ट्री में, सोशल वर्क की हिस्ट्री में, कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से लोगों की समस्याओं को सॉल्व करना बाय दी ट्रेंड वॉलंटियर। लास्ट में आएगा आपका ट्रेंड वर्कर। ठीक है, प्रोफेशनल। जैसे सोशल वर्क आप पढ़ते हैं, एमएसडब्ल्यू कर रहे हैं, तो आपके पास डिग्री है उसकी, है, आप सब कुछ करते हैं। तो ये प्रोफेशनल तरीके से धीरे धीरे करके जो है ट्रेंड सोशल वर्कर, तो इनके पास नॉलेज है, एजुकेशन है, शिक्षा है, स्किल्स है, लाइक उनके पास पता है कैसे जो कॉम्प्लेक्स इश्यू है सोसाइटी के, उनको कैसे हम रिजोल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड ट्रेंड वर्कर में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A code of ethics serve several functions for the profession it involved: guiding decision making, assessing competency, regulating behavior, and evaluating knowledge of the practitioners or controlling client behavior. देखिए, कोड ऑफ एथिक्स का काम नॉलेज एवेल्युएट करना नहीं होता है, मतलब डायरेक्ट तो नहीं होता है फिलहाल कि हम कोड ऑफ एथिक्स का क्या लेना देना आपका नॉलेज से, डायरेक्टली नहीं है। तो डी तो नहीं होगा। और लिखा है कि कंट्रोलिंग क्लाइंट, देखो क्लाइंट बिहेवियर नहीं, सोशल वर्कर के बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब कंट्रोल क्या, काइंड ऑफ मॉनिटर करना या उसको हेल्प करना कोड ऑफ एथिक्स के माध्यम से। लेकिन क्लाइंट के बिहेवियर को थोड़ी हम कंट्रोल करते हैं। तो डी और ई तो होगा नहीं, सिंपल है। जैसे डी और ई नहीं, जहाँ जहाँ डी लिखा है उसको हटा दीजिए, एक ही ऑप्शन बचा, एबीसी। कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है? कोड ऑफ एथिक्स का मतलब काइंड ऑफ गाइडलाइंस। ये जो प्रिंसिपल हम लोग पढ़ते हैं वही तो है ना, सेट ऑफ गाइडलाइंस, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, जो कि जिनको सोशल वर्कर फॉलो करते हैं। जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल वर्कर के लिए एज ए प्रोफेशनल सोशल वर्कर, उनको वो जो उनको परफॉर्म करते हैं, उनको कहीं ना कहीं ध्यान रखते हैं जब वो सोशल वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं या किसी की हेल्प कर रहे होते हैं। तो काइंड ऑफ ये फ्रेमवर्क बने हुए हैं, गाइडलाइंस बनी हुई है कोड ऑफ एथिक्स की। या आप जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी संस्था में काम करते हैं, तो वहाँ का एचआर जो है बताता है कि आपके कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कोड ऑफ एथिक्स क्या है, उनको आपको फॉलो करना है। इसी प्रकार से एज ए सोशल वर्कर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं, जो प्रोफेशनल एथिकल गाइडलाइंस हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं, उनको आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो उसमें आपका पहला आएगा गाइडिंग डिसीजन मेकिंग, असेसिंग द कम्पिटेंसी, रेगुलेटिंग बिहेवियर, ये सभी आ जाएंगे। लेकिन क्लाइंट की बिहेवियर को कंट्रोल करना ये पार्ट नहीं होता है, उसका कंट्रोल क्यों करेंगे? समझ में आ रहा है? सो पहला वाला आप मार्क कर सकते हैं, थर्ड, तीन।
इसमें किसी को डाउट तो नहीं है क्वेश्चन नंबर 4 में? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 90% केसेस में जो है क्वेश्चन आता है, मतलब साल में 2 बार एग्जाम होता है, मान के चलो 2 में से 1 बार तो आ ही जाएगा ये क्वेश्चन। डायरेक्टली नहीं आएगा, इनडायरेक्टली आएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाइन पूछ ली जाती है कि भाई जो ग्लोबल डेफिनेशन है सोशल वर्क की, जो कि 2014 में IFSW के द्वारा एंड IESSW दोनों के कोलेबोरेशन के माध्यम से ये सोशल वर्क की डेफिनेशन दी गई थी। और सोशल वर्क की डेफिनेशन में क्या क्या है वो एग्जाम में आता है। इसमें एक क्या आंसर होगा? अभी भी आया था सर, हाँ बिल्कुल। ये जून वाला क्वेश्चन, अच्छा, इसमें आया था। ओके, अभी जो एग्जाम हुआ था री एग्जाम, उसमें था। ओके, तो इसलिए बोलते हैं कि पीवाईक्यू हमको छोड़ना नहीं है। आप लोगों को पीवाईक्यू में 2-3 बार करा दूंगा, मतलब कोई भी जो ऑलरेडी जिन्होंने एग्जाम दिया है, जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट थे पहले, उनको पता होगा कि कोई अगर क्वेश्चन अगर आ गया है पीवाईक्यू से, वो गलत तो हो ही नहीं सकता। मैं इतनी बार आपको करा देता हूँ पीवाईक्यू, पर पीवाईक्यू के साथ साथ बाकी जो ऑप्शंस होते हैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक क्वेश्चन आप करेंगे तो 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे होते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आप लोग अलग से आपको कोई बुक्स या कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इतना सारा मैं आपको कंटेंट दे दूंगा पढ़ा पढ़ा करके। क्या आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन रिकंस्ट्रक्शन? क्या लिखा है कि 2 टर्म्स प्रोवाइडेड, देखो नहीं नहीं गलत हो जाएगा फिर तो। क्या लिखा है इसमें? हु क्वाइन द टर्म, नहीं वो 2 टर्म्स कौन सी है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी, सेकंड वाला होगा। देखो इसमें याद रखो, इसमें मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो ये आपको ध्यान रखना है कि सोशल जो सोशल वर्क है, सोशल वर्क इज द प्रैक्टिस, सोशल प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन एंड एकेडमिक डिसिप्लिन दैट प्रमोट, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, दैट प्रमोट। डेफिनेशन आपको मिल जाएगी नोट्स में। सोशल चेंज, सोशल मतलब सामाजिक बदलाव की कोशिश करता है। सोशल डेवलपमेंट, सोशल कोहेंशन, सोशल कोहेंशन का मतलब क्या होता है? सामाजिक एकजुटता, समाज के अंदर, कम्युनिटी के अंदर एकजुटता बढ़ाना, ये भी सोशल वर्क का काम होता है। और एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन ऑफ पीपल, इसका मतलब क्या है? लिबरेशन का मतलब होता है यहाँ पर कि गरीबी से लिबरेट करना, गरीबी से उनका उन्मूलन करना, बाहर निकालना, और उनको एम्पावर करना, ये प्रमोट करता है सोशल वर्क। ठीक है, जो मेन इसका फोकस होता है सोशल वर्क का, कि हम किस प्रकार से सोशल चेंज को प्रमोट कर सकते हैं, सामाजिक बदलाव करना, सामाजिक डेवलपमेंट करना, सामाजिक सोशल कोहेंशन, सामाजिक एकजुटता बढ़ाना, और लोगों को एम्पावर करना, और उनको गरीबी से निकालना, लिबरेशन ऑफ द पीपल, ये प्रमोट करता है। ठीक है, और प्रिंसिपल क्या क्या फॉलो करता है जो डेफिनेशन में दिया गया है? प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय दिलाना, ह्यूमन राइट्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक जिम्मेदारी, एंड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, विविधता को सम्मान देना, ये सेंटर में है, मतलब केंद्र में है हमारे सामाजिक कार्य के प्रिंसिपल। अब देखो इसमें से क्या लिखा है कि हु टर्म, विच 2 टर्म हैज एडेड इन द अर्लियर डेफिनेशन, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, आ गया आंसर। तो आपको ये डेफिनेशन 2014 वाली जो है ग्लोबल डेफिनेशन है, इसको आपको याद कर लेना, एग्जाम में आता है। कभी कभी यहाँ से आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन, कभी कभी यहाँ पर प्रिंसिपल से दे देते हैं वो लोग। तो ये दोनों आपको याद रखना है। क्लियर है? अभी देखो ये क्वेश्चन को मैंने साथ में बताया था कि जो 2014 का, सॉरी 2014 की जो डेफिनेशन, क्या बोल रहा हूँ मैं, सोशल वर्ल्ड सोशल वर्क डे, ये 19 मार्च को मनाया गया था 2024 में। ठीक है, उसकी जो थीम थी ना, जो मैंने अभी डिस्कस की थी, बियॉन्ड बिबिर, शेयर्ड फ्यूचर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग चेंज, जो भी डिस्कस किया था,
ये डेफिनेशन मतलब ये थीम थी, ये मैंने क्लास में डिस्कस किया था और एग्जाम में देखो आ ही गया। तो यहाँ से हमारे बहुत सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं इस टॉपिक को लेकर के। क्लियर। अच्छा, आगे हम लोग आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं भी बैठ बैठ कर जो है। सर एक क्वेश्चन आता है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ सिक्योरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम वाला। ठीक है, उसको हम क्लियर कर देंगे। अभी आगे है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। ये इसी यूनिट के अंदर है तो कवर हो जाएगा आपका। पूरा डिटेल में समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी हम लोग क्लास यहीं एंड करते हैं। एक्चुअली थोड़ा वेरी इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब एक जगह बैठ करके, चेयर नहीं मेरे पास, मैं बेड पर बैठ के पढ़ा रहा हूँ, सो थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है। सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, जब भी क्लास होगा मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस टुडे सेशन। एंड जो लोग ज्वाइन नहीं किए, जो लोग रिकॉर्डिंग दिख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग भी क्लास ज्वाइन करिए। जब भी क्लास रहता है आपको बेनिफिट मिलेगा। लाइव क्लास का अलग बेनिफिट होता है, रिकॉर्डिंग देखना ठीक है, बट यू गाइस कैन आल्सो ज्वाइन लाइव क्लासेस, दोज हु आर वाचिंग रिकॉर्डिंग्स ऑफ दिस सेशन। सो दिस इज द फर्स्ट सेशन जहाँ से हम लोगों ने यूनिट 1 के पीवाई को स्टार्ट किए। और आपको जो डाउट थे, जो भी ग्रुप में आप लोग टेस्ट करिए, जैसे आपको कोई भी चैप्टर में कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, ग्रुप में डाल दीजिए कि सर ये वाला टॉपिक समझा दीजिए। ओके, आई विल ऐड इन द डिस्कशन एंड विल एक्सप्लेन। एग्जाम का रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा? दिसंबर के लिए, दिसंबर से आई थिंक अभी जो इसका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आई थिंक वो लोग देंगे। अभी री एग्जाम का रिजल्ट आया नहीं, राइट? आ जाने दो, उसके बाद ही होगा। आई थिंक आफ्टर 1 मंथ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकता है। लेट्स सी। अभी फोकस करिए स्टडी पर। देखो, एग्जाम तो होगा ही, तो फिर रजिस्ट्रेशन के लिए वो लोग स्टार्ट करेंगे, लिंक भेजेंगे। तो वो सब चीज़ें बाद में, पहले हमारे हाथ में जो है वो करिए, आप लोग तैयारी करिए, पढ़िए। बाकी चीज़ें बाद में वो होती रहेंगी। ठीक है। क्लियर है उजमा? चलिए फिर आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। गुड नाइट टू ऑल। बाय बाय।